हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भाप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है? चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है? उन्होंने गांव बनाना शुरू कर दिया है। पराजय का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसकी सरकार बनेगी? खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां खलीलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 300 पार करके 400 की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। पीएम मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है? देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो? पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू,
आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी बार और बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया के सवालों पर कहा कि पूरा देश देख रहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। लगातार मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करें। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। नारायणपुर में एक मुठभेड़ की अभी खबर भी आ रही है। वो तो लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म होने से पहले वीडियो जारी कर कहा कि मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और एक भरोसे वाली सरकार बनाएं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कश्मीर में सभी के मसले एक जैसे हैं। सभी लोग दिल्ली की केंद्र सरकार को यह पैगाम देना चाहते हैं कि 2019 में
जो आप जुल्म कर रहे हैं वो हमें कबूल नहीं है। इसका जवाब हम वोट से देंगे। नहीं, मैंने देखा कि जो पहले और दूसरे फेज में भी पोलिंग जो रही, काफ़ी अच्छी मकदार में लोगों ने वोट डाले, खासकर जो नौजवान है। तो यहाँ मुझे साउथ कश्मीर में उम्मीद है कि लोग नॉर्थ कश्मीर से भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पोलिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे, क्योंकि मसले सबके एक जैसे हैं और सभी लोग एक ही पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को कि जो 2019 से आपने हम पे जुल्म कर रहे हैं, तब किए, अब कर रहे हैं, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम उसका जवाब आपको वोट के ज़रिए देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सज़ा काटी, उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर। बिहार के शिवहर में बंगाल हाईकोर्ट के फैसले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वे एक श्रेणी के बारे में चर्चा हो रही है, जो मीडिया में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिंदू समुदाय में किस आधार पर आरक्षण है? हजाम अगर हिंदू है, हजाम अगर मुस्लिम है, तो दोनों को आरक्षण है। कारण सामाजिक शैक्षणिक है। नहीं, वो एक श्रेणी के बारे में चर्चा हो रही है। ये जो मीडिया में चल रहा है ना, अंतबंड, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं तो सब उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी उड़ गए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, पढ़वा लीजिए किसी से। उसमें गैर हिंदू समुदायों में किस आधार पर आरक्षण है? हज्जाम अगर हिंदू है, हज्जाम अगर मुसलमान है, दोनों को आरक्षण है। कारण सामाजिक शैक्षणिक है। ट्विस्ट मत करिए, भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खोल लेगा, हिंदू मुसलमान। अगर आप हिंदू मुसलमान ना करें ना, मैं इन तमाम लोगों को टॉप 4 बीजेपी के लोगों को कहता हूँ, ये पंचायत स्तर का चुनाव नहीं जीत सकते। बढ़ते हैं की खबर की ओर। पटना के पुनपुन में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बीजेपी नारा 400 पार का लगा रही है, तो लगाने दो। हमें नारा लगाने का हक है तो उन्हें भी है। पूरे देश में हलचल है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी को हमें जितनी गालियां देनी है दे, लेकिन फैसला देश की जनता करेगी। प्रधानमंत्री भी आपके गढ़ में आ रहे हैं दोबारा, कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, आने का हक सबको है, सब जगह जाने का सबको है। आ रहे हैं, बाकी जनता है मालिक, हम लोग हर कोई जनता मालिक है, पूरा बिहार की जनता मालिक है, पाटलिपुत्र की जनता मालिक है। 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, इंडिया लाइफ का नारा राबड़ी देवी बता रही है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने को हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। आप कितनी सीटों के लिए बोलेंगी? आप कितनी सीटों के लिए चाहेंगी कि इंडिया अलायंस आपकी सरकार वहाँ बने? इंडिया अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार भी आपके परिवार के ऊपर निजी अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर आप उससे कोई बात नहीं, हम लोग का आपत्ति नहीं है। जितना गाली देना दें, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री, जितना करिए ना करिए, जनता फैसला करेगा, देश के जनता फैसला करेगा। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान किसानों का देश है, इस देश की आत्मा में किसान है। इंदिरा गांधी जी आपके लिए हरित क्रांति लेकर आई थी, जिससे किसान आत्मनिर्भर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी आपके लिए काले कानून लेकर आए हैं, जिसके खिलाफ आप महीनों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे।
धरने के दौरान नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी का एक भी नेता किसानों को देखने नहीं पहुंचा। इंडिया गठबंधन की सरकार में किसानों को न्याय मिलेगा। देखिए, ये देश किसानों का देश है। इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। आजादी की लड़ाई से, बल्कि उससे पहले से, आजादी की लड़ाई से भी सैकड़ों वर्ष पहले से इस देश का किसान इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं। आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं। इस पूरे देश को आप खिलाते हैं। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई। इस देश की आत्मनिर्भरता का श्रेय इंदिरा जी के साथ इस देश के एक एक किसान को मिलता है, जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए। वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के रांची में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मतदाता इस बात से नाराज है कि उन्होंने इस पार्टी को 10 साल तक मौका दिया। उन्होंने वोट के माध्यम से इस पार्टी को समर्थन दिया और सत्ता में लाया। वोट एक निवेश है, हर मतदाता एक निवेश करता है। इसलिए 10 साल बाद जब वे यह पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने निवेश पर क्या रिटर्न मिला है, उन्हें किनारे कर दिया जाता है और उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। 3 भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुखी भी है। और तीसरी भावना चिंता और भय की। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा,
उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई, क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा मोदी जी का जुमला साबित हुआ। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें टेंडर दिए। बीजेपी की सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चूकी और अब बारी जनता की है। पंजाब की जनता बीजेपी द्वारा दी गई यातनाओं का करारा जवाब देगी। कानूनन कैसे होता है भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताया। कानूनन भ्रष्टाचार जो बॉन्ड योजना आई, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश को पता चली, इन्होंने कोविड में कोवैक्सीन के लिए दर दर जब लोग भटक रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी पैसे डलवा रहे थे पार्टी में पूनावाला से 50 करोड़ से ऊपर रुपए। जब एक नरेंद्र मोदी जी एक कंपनी 181 करोड़ की, उससे भी 1100 करोड़ बीजेपी में डलवाई, बीजेपी के खातों में डलवाई, रजिस्टर्ड है, ये झूठ नहीं है ना आरोप है, इसका ये स्कैम है। ऐसे ही उन्होंने जिसको ठेका दिया उससे बीजेपी में पैसा डाला। ये रिश्वत नहीं थी तो क्या थी, ये करप्शन नहीं था तो क्या था। उन्होंने जिन पर रेड डाली, जिन पर कार्रवाई की, जिन पर सीबीआई के छापे डाले, सबसे पैसे ले लिए। ये आर्थिक एक तरह से रिश्वतखोरी नहीं है तो क्या है। तो मैं मानता हूं कि हर तरीके से रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये देश ने दुनिया, भारत देश का दुनिया में सर झुका। करप्शन के इंडेक्स जब आया तो दुनिया में हमारा स्केल सबसे हाइपर हो गया कि सबसे करप्ट देश भारत बन गया, सबसे बेरोजगार देश भारत बन गया, सबसे महंगा देश खाने पीने में भारत बन गया, सबसे ज्यादा देश में राजनीतिक लोगों का सम्मान अगर घटा है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में भारतवर्ष में घटा है। क्या कारण है कि मोदी जी आए जब से मीडिया पे भरोसा नहीं रहा देते, क्यों शब्द आया मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये देश का स्वतंत्र अखबार मीडिया जो देश के लोकतंत्र का स्तंभ है, नींव है, उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है, जिसमें कमियां उसकी उजागर करता है, जिसकी अच्छाइयां उसको भी बताता है, उस पर आरोप लगने लगे। आप लोग यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और जो एंकर है आप ही के चैनल के बड़े बड़े, वो जब फील्ड में जाते हैं तो उनका विरोध होने लग जाता है। क्यों ऐसा देश क्यों बना? इसलिए उनका विरोध होने लगा कि वो मोदी मीडिया बने, इसलिए कि देश के आम जन को मीडिया पे भरोसा नहीं बचा। मैं मानता हूं ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी ने बनाया।